चारधाम यात्रा में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सभी चारों धामों के 50 मीटर के एरिया में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। व्यवस्थित चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। केदारनाथ धाम में ब्लॉगर्स और साथ ही रील बनाने वालों की भी भीड़ पहुंच रही है, जो कि सामान्य तीर्थ यात्रियों के लिए दिक्कतें पैदा करती है और इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। लिहाजा मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से ये फैसला लागू हो गया है। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर रील, फोटो और वीडियो के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चारधाम यात्रा में ज्यादा यात्री उमड़ रहे हैं, लिहाजा उन्हीं यात्रियों को तीर्थ स्थलों की ओर बढ़ना चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर हो चुका है। इसके लिए अलग अलग राज्यों को सूचित भी किया जा चुका है। कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। जो लोग रील बना के गलत मैसेज दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इसमें भी हम लोग FIR करेंगे। क्योंकि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप श्रद्धा और आस्था से एक मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से बलवीर परमार जुड़ गए हैं, साथ ही नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं चमोली से। सबसे बलवीर, मैं पहले आप ही के पास में आऊंगी। कल एक बड़ा नियम लागू किया गया कि चारों धाम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। अब ऐसे में इसे कैसे लागू किया जाएगा? क्या सेलफोन सभी के जब्त कर लिए गए हैं यात्रा के दौरान में, या फिर पुलिस प्रशासन की देखरेख में मोबाइल ना इस्तेमाल करें लोग, ऐसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, इस तरह जो ये निर्देश जारी किए गए हैं तो इसके बाद जो पुलिस है जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, पर्यटक मित्र हो, चाहे PRD के जवान हो या होमगार्ड के जवान हो, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि इस तरह से जो रील बना रहे हैं, क्योंकि जो ये यात्रा होती है इसमें 60 साल से ज्यादा के जो यात्री है जो चार धाम की यात्रा में रुक करते हैं, तो बड़ी संख्या में ये यात्री रुक किए हुए हैं। और आंकड़ा हम दिखाएं गंगोत्री यमुनोत्री धाम का, तो दोनों धामों में अब तक 1,56,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। तो जो दिखाता कि बड़ी संख्या में जो यात्री है दोनों धामों की ओर रुक किए हैं, चारों धामों की ओर रुक किए हुए। तो ऐसे में जो ये नियम लागू किया गया है और जिसका पुरोहित भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इस तरह से मोबाइल से रील बनाते हैं या फिर हरकत करते हुए दिखते हैं, तो जो बुजुर्ग यात्री है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बिल्कुल, इससे पहले भी कई सारे मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था। अब चारों धामों पर भी ये नियम लागू कर दिया गया है। नितिन सेमवाल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, इस नियम का कैसे पालन कराया जा रहा है और साथ ही जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या कोई नाराजगी है या फिर सही मान रहे हैं इस फैसले को? जी, अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में जो मोबाइल पर बैन लगाने की बात आई है 50 मीटर के दायरे में, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर प्रशासन के लिए अब रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें ठीक किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये सारी कार्रवाई धरातल पर नजर आएगी जब इसका पूरा पालन किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों से भी हमने अभी सुबह बात की है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सरकार का ये बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि लोग दर्शनों के लिए चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, ना कि रील बनाने के लिए या ब्लॉगर या यूट्यूब यूज करने के लिए। आप दर्शन के लिए आइए, आपको अच्छे दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उससे जो आसपास के यात्री हैं वो भी परेशान होते हैं, और जो अव्यवस्था जो फैल रही है सबसे ज्यादा, उस पर भी एक अंकुश लगाने की बात पहले से की जा रही थी। लेकिन अब इसका बिल्कुल स्वागत किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जरूर इस पर सख्ताई भी देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार चारों धाम की यात्रा में जो पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, जवानों की जो संख्या बढ़ाई गई है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जब मोबाइल को बैन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसको उसमें भी हम देखेंगे वो कड़ाई से उसका पालन करेंगे। और
एक चीज और निकल कर आ रही है कि जो शुरुआती जो दो से 3 दिन तक जो चारों धाम में जो अव्यवस्थाएं थी, उसमें कहीं ना कहीं जो मोबाइल फोन यूजर थे उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया है। तो अब धीरे धीरे हालात जो हैं वो सुधरेंगे और उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा ठीक हो जाएंगी। जी, जानकारी साझा करने के लिए बलवीर और नितिन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कहा है कि वो सड़क मार्ग से खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लें। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो भीड़ और जाम से निजात दिलाने के लिए खुद निरीक्षण करें और चारों धामों में सीनियर पुलिस अफसरों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। अपने चुनावी दौरे को स्थगित कर गुरुवार को देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे सचिवालय पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा की है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जो डेट मिली है उसी डेट पर यात्रा में आए। और मुख्यमंत्री ने चारों धामों में 31 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था के साथ ही अगले 3 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण भी स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है, उनके रास्ते में चूंकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। तो सारे लोगों को इसी में चर्चा आज हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा में यात्रियों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना उत्तरकाशी जिले में करना पड़ रहा है, जहां पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पिछले 7 दिनों में यात्रियों को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन ने बताया कुछ यात्री बिना दर्शन के वापस गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब आदेश दिए गए हैं कि पूरी व्यवस्थाएं बनाई जाए ताकि कोई यात्री बिना दर्शन के ना जाए। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि 6 महीने की यात्रा की 6 महीने में नहीं हो पाई है व्यवस्था, जबकि हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और बिना दर्शन के यात्रियों का जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी यात्री बाहर से आए और वो दर्शन करके न जाए। और जिस प्रकार से वहाँ भीड़ पहुंच रही है, तो अब उस पर हमने नियंत्रित किया है। और मैं कह सकता हूँ इस बात को लेकर कि आज की तारीख में गंगोत्री यमुनोत्री में जो संख्या का उन्होंने निर्धारण किया है, जिस प्रकार से बैरियर लगाए हैं, जिस प्रकार से जहां जहां उनको रोका जा रहा है वहां वहां उनको खाने की, चाय की, बिस्किट की, पानी की सभी व्यवस्थाएं उनकी की गई है। सरकार पूरी तरीके से अभी तक विफल हुई है और हम चाहते हैं, क्योंकि ये चारधाम यात्रा जहां एक और धार्मिक यात्रा है, वहीं दूसरी ओर हमारी आर्थिकी भी इससे जुड़ी हुई है और इस पर जो सरकार को फोकस करना चाहिए। ये 6 महीने की यात्रा है और 6 महीने में भी यात्रा अगर सही तरीके से नहीं चलेगी तो उत्तराखंड के लोगों को इस कुव्यवस्था से बड़ी क्षति होगी। महाराष्ट्र में अपने परिवार के साथ में भगवान केदारनाथ की यात्रा पर आई 2 साल की बच्ची गौरीकुंड से काफी आगे अचानक से फिसलकर 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी, जिसके बाद में तत्काल एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवानों ने तत्काल बच्ची को खाई से बाहर निकाला और स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया, जिसके बाद में बच्ची बिल्कुल ठीक है। वहीं परिजनों ने कहा है कि बाबा केदार की कृपा से बच्ची सुरक्षित है और उन्होंने सभी जवानों और डॉक्टरों का आभार जताया। चारधाम यात्रा में पहले हफ्ते में रिकॉर्ड 4 लाख श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ में 1,83,000, यमुनोत्री में 81,000, गंगोत्री में 78,000 और साथ ही बद्रीनाथ में 57,000 श्रद्धालु ने अभी तक दर्शन किए हैं। वहीं चारों धाम के लिए अभी तक कुल 28 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
केदारनाथ के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी, उनकी महिला और शिव के सभी रूपों की कहानी अब खास तरीके से पता चल सकेगी। केदारनाथ में शिव म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु ध्यान भी लगा सकेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं और धाम को भव्य रूप दिया जा रहा है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त शिव की महिमा को जान सकें, इसके लिए केदारपुरी में एक ऐसा म्यूजियम तैयार किया जा रहा है जिसमें शिव भक्ति से जुड़ी सभी तस्वीरें, कहानियाँ और किंवदंतियों के साथ ही भगवान शिव की सभी तरह की वेशभूषाएं भी रखी जाएंगी। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमा और उनकी महिमा भी इसका हिस्सा होंगी। इस म्यूजियम में 24 घंटे शिव की आराधना होगी और केदार के साथ ही पंच केदार का महत्व भी इसमें बताया जाएगा। केदारनाथ यात्रियों को शानदार अनुभव देने के लिए ये कोशिश हो रही है और माना जा रहा है कि साल 2025 की यात्रा से पहले इस म्यूजियम की शुरुआत हो जाएगी। भोलेनाथ की कहानियाँ, किंवदंतियाँ, उनकी स्टोरीज, उनकी वेशभूषा, उनके कह सकते हैं उनके संबंध में जितनी बुक्स हैं वो सब वहाँ पर रहेंगी, जिससे कि हमारे हर श्रद्धालु को हम भोलेनाथ के बारे में अवगत करा सके। तो ये म्यूजियम कब तक श्रद्धालुओं को देंगे? जी सर, अभी ये प्लान चल रहा है कि 2024 में ही इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा और फाइनल इसका जो इंटीरियर का काम है वो अगले वर्ष में यात्रा से पहले पूरी कर लिया जाएगा। साल 2013 में आई आपदा के बाद केदारपुरी को नए तरीके से बसाया जा रहा है और हर साल केदार के भक्तों को धाम में कुछ नया मिले, इसके लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को पुरसाड़ी में 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। अब उनका हैरानी भरा वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ जाने वाली बस किस तरीके से बद्रीनाथ की ओर आने वाले बस से जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद में एक शख्स बस का शीशा तोड़ते हुए बाहर आ गया। गनीमत ये रही कि शख्स खाई में नहीं गिरा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में बैठे किसी शख्स द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और हैरान कर देने वाला ये हादसे का वीडियो है। चारधाम यात्रा के दौरान गाड़ियां तेजी से चलती हैं और इस दौरान हादसे होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चक्राता के जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और वन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है। इसी दौरान एक यूटिलिटी ड्राइवर गाड़ी से उतरा और जंगल में आग लगा दी। वन विभाग ने आरोपी शख्स को मौके से धर दबोचा। चक्राता वन प्रभाग में आगजनी से संबंधित पहली गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शख्स ने बुधवार को भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया था और गुरुवार को फिर से आग लगा दी और इसके बाद में एक और शख्स का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। एक बिजौ का एक व्यक्ति रमेश तोमर पुत्र आनंद सिंह, ये रंगे हाथ पकड़ा गया है और इसको हम माननीय न्यायालय में कल पेश करेंगे। इसके साथ ही उसके द्वारा बताया गया कि जवाहर सिंह पुत्र भगत सिंह जो कि फरार हैं कि वो भी इसके साथ में थे, उसने भी एक जगह पर आग लगाई है, उसकी तलाश जारी रही। एक ही यूटिलिटी चालक था रमेश सन ऑफ आनंद, ये बिजौ का रहने वाला है। तो इसको आज जो है फॉरेस्ट विभाग की टीम ने ट्रैप किया है। तो पहले इसने एक जगह आग लगाई थी, फिर एक अन्य जगह आग लगाई। तो ये लोग आए हैं, अभी जो है रेलवेंट सेक्शन में जो है ट्रैप किया। उत्तरकाशी के डुंडा में पोखू देवता मंदिर के पास में जंगलों में भी आग लग गई है। आग इतनी तेजी के साथ में लगी है कि बस्ती किनारे तक पहुंच गई है, जिससे कि इस क्षेत्र में गंगोत्री हाईवे किनारे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आनंद फानन में फायर और वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई और आग पर कंट्रोल किया गया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। इस बयान के बाद में उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि ये बात वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिनके मुस्लिम वाले बयान का नुकसान 2 बार उत्तराखंड में कांग्रेस को उठाना पड़ा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, बीजेपी ने 2 विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करके कांग्रेस का नुकसान किया। फिर चाहे 2017 में जुम्मे की नमाज की छुट्टी का आदेश हो या 2022 में उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात। हरीश रावत के मुताबिक ये दोनों काम कांग्रेस ने नहीं किए, लेकिन मुसलमानों की बात करके बीजेपी और पीएम मोदी ने कांग्रेस का नुकसान किया और अब पीएम कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी गढ़ दी, ले आई और उस गढ़ने में प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित हुए। तो उत्तराखंड को पोलराइज करने के लिए 2 बार प्रधानमंत्री जी मुस्लिम का इस्तेमाल कर चुके। कांग्रेस 2017 के बाद 10 साल के लिए उत्तराखंड की सत्ता से बाहर है और इसमें मुसलमानों से जुड़े 2 मुद्दों का बड़ा असर रहा। कांग्रेस नेता हरीश रावत की बात को सही मानते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के लिए क्या करती है, ये बात जनता को बताने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। सही बात कही है हरीश राव जी ने कि जब चुनाव होता है तभी ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है और कांग्रेस पर जो है अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है, जो इस देश के अंदर रहता है, वो समान होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि इनका एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम तुष्टीकरण है और माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कहा है। वो जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनकी असलियत बताने की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं। भाजपा या माननीय मोदी मुस्लिम की बात नहीं करती, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। न्यूज 18 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम की बात न करने की बात तो कह दी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच दिया ये बयान विधानसभा चुनाव में नुकसान झेल चुकी कांग्रेस और हरीश रावत के गले नहीं उतर रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तराखंड में मदरसों में 196 हिंदू बच्चों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने 15 दिन में मदरसा बोर्ड से रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन हालात यह है कि बोर्ड को खुद नहीं पता कि हिंदू बच्चों को मदरसा में पढ़ाने के लिए पेरेंट्स की मंजूरी है या फिर नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड 415 मदरसों में आज भी 196 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग से लेकर मदरसा बोर्ड से इस पर जवाब तलब किया है। अब 15 दिन के अंदर मदरसा बोर्ड को ये साबित करना होगा कि जो स्टूडेंट्स मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स से मंजूरी ली गई है। साथ ही ये भी बताना होगा कि क्या अभिभावकों को पता है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती है। हालांकि सर्वे में दूसरे राज्यों के बच्चे भी मदरसे में मिले हैं, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल ढूंढा जा रहा है। हम बार बार मांग रहे हैं कि हमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उनकी सहमति का पत्र दिया जाए कि उन्हें बताया गया है कि मदरसे का क्या मतलब होता है और मदरसे में इस्लामी शिक्षा दी जाएगी। क्या ऐसी सहमति के बाद बच्चे वहाँ पर पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सहमति पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और एनसीपीसीआर ने दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि ये उन्हें जल्द ही नहीं दिए गए तो वो इस पे फिर एफआईआर कर उन पे एक्शन लेंगे। अब हालात ये है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही दावा कर रहे हैं कि मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कुछ मदरसों में कुछ हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, उन्हें अन्य कोई चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं है। और अगर हमारे संज्ञान में ऐसा आता है तो
तो हम उस पर एक्शन लेंगे। मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक तालीम पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि हिंदू बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा इस बार आयोग भी गंभीर नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।